एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो मैथ्स के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और स्पेशली 10th क्लास का प्री बोर्ड्स है, देन हमारे पास बोर्ड्स भी आते दिखेंगे। तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर ना बच्चे थोड़ा सा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो, क्योंकि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड 18 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी अगर आप 1 आवर लगा रहे हो तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस को 15 मिनट्स में ही कवर कर दें। ठीक है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगी जल्दी जल्दी कवर करने की। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px passes through point this also this the zeros of the polynomial are। देखो आपको ये पता है कि कोई भी अगर ग्राफ होता है, ये मैंने ले लिया है x एक्सिस y एक्सिस वाला ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ के ऊपर आपने 2.1 की होगी, इसके अंदर ये देखा होगा कि अगर कोई ग्राफ ऐसा हो जैसे भी आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर जीरोज वो होती थी जो यहाँ पर पॉइंट होते थे। अगर यहाँ पॉइंट आ रहे हैं तो उसकी जीरोज मानी जाती थी। यहाँ कहीं भी पॉइंट आ रहा है, ऊपर नीचे कहीं भी आ रहा है, ये जीरोज में नहीं काउंट होती। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई यहाँ पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू तो मिलेगी लेकिन जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो हमने ये देखना है कि अब ये पॉइंट हम कैसे रखें और इसका आंसर क्या क्या बने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार इस ग्राफ को इरेज करके हम पॉइंट देख लेते हैं कौन सा पॉइंट कहाँ है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, -6,0। ये है -6,0, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और 0,-30। अब 0,-30 है तो y एक्सिस के ऊपर नीचे कई लाइन में मान लो इधर कहीं पॉइंट आ रहा है, ज़्यादा मैं लाइन नहीं कर रही इसको, मतलब आएगा बाद में ही क्योंकि नीचे है -30 और x 0 है। और 4,-20 और ये वाला पॉइंट भी कहीं इधर आएगा। ये 4 ये x की ये लाइन ली मैंने और -20 मान लो 30 से थोड़ा ऊपर ही होगा, कुछ इधर मान के चलते हैं। ठीक है, एंड 6,0 ये पॉइंट आया। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये पॉइंट से पास होती हुई ऐसे लाइन जा रही है, मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, पैराबोला की शेप बनेगी। ठीक है, पॉइंट कौन से आ रहे हैं ग्राफ के, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यानी कि एक पॉइंट आया -6 और दूसरा पॉइंट आया 6। ये सॉरी ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, ब्रैकेट से हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो -6,6 हमारे पास आंसर डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट इसे इरेज कर दूं। इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, a1 में a2 इक्वल होता है b1/b2 और इक्वल नहीं होता c1/c2 के। ये होता है इनकंसिस्टेंट का, है ना। तो a1 की बात करूँ तो 3 और a2 की बात करें तो 6, ये हुआ 3/6 इक्वल किसकी होगा, b1 की बात माइनस का k डिवाइड बाय b2 की बात करें तो 10 आएगा। तो 3 2 6, ये 2 से कैंसिल हुआ 5 पर, यानी कि यहाँ पर तो 1 बचा, 5 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आई, -5, यानी कि ऑप्शन बी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। तो नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। हमारे पास कोई भी सर्कल है, हम एक बार सर्कल ले लेते हैं, कोई भी सर्कल है तो सेकेंड लाइन कौन सी होती है, पहली बात सेकेंड लाइन ऐसी होती है जो कोड को बाहर एक्सटेंड करती हुई जाती है ना। तो एक पॉइंट मैं ले लूँ सर्कल के ऊपर, मैं यहाँ पर ऐसे भी सेकेंड बना सकती हूँ, ऐसे भी बना सकती हूँ, कैसे भी बना सकती हूँ ना, इधर ले जाके। तो ये क्या कह रहे हैं, अ नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हाँ, ड्रॉ कर सकती है हम, है ना। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल के ऊपर पॉइंट होना चाहिए हमेशा टेंजेंट का, और वहां से बाहर की साइड से जो लाइन टच करती हुई जाती है वो टेंजेंट होती है। तो कह रहे हैं कि 1 पॉइंट ही जाएगा ना, अब टेंजेंट दूसरी हम ड्रॉ करने में हमें दिक्कत आएगी, तो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन
एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, पॉइंट एट ऑन द सर्कल है तो ये वाली चीज हमारे लिए बेटर है। अ कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ऑब्वियस है ना, 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रही है, एक कॉर्ड ही बन रही है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, यानी कि सर्कल के बीच में एक पॉइंट ले लिया, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये कह रहे हैं कि यहाँ अंदर पॉइंट ले लिया, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये क्या बात हुई, ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा। और इन्होंने यही कहा था कि नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ nth टर्म ऑफ AP इज 7n-4। देखो 7n-4 है, देन द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन आपने टाइम वेस्ट करना हो तो टाइम वेस्ट करो, जल्दी करना हो तो जल्दी करो। ठीक है, कभी भी इस टाइप की स्टेटमेंट आ जाए, ax प्लस में b आ जाए, an प्लस में b आ जाए, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम नहीं जानते उनके साथ में ऐसे नंबर हो जिन्हें हम जानते हैं, तो कभी भी d की वैल्यू निकालनी हो वो x के साथ वाली या फिर n के साथ वाली ही होगी। यानी कि यहाँ पर अगर n है तो इसके साथ वाली जो भी वैल्यू होगी वो d माना जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको पेपर में कैसे भी मिल जाए, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ काम करना है। इसको हम वेरीफाई भी कर देते हैं। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि a2 माइनस a1 करके हम निकाले, क्योंकि AP में a2 माइनस a1 इनफ होता है। तो अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँ तो 7 इंटू 2 माइनस 1, ठीक है, माइनस में फिर a1, n की जगह मैं 1 पुट करूँ तो 7 इंटू 1 माइनस 4, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये 7n-4 है ना। और इसको हमने कह दिया an है 2, और n की वैल्यू 1 पुट करी तो a1 आया, n की वैल्यू 2 पुट करी तो a2 आया। तो ये हुआ 14-4 माइनस में 7-4 है ना, ये अलग है और ये अलग है। ये क्या है, a2 और ये है a1। ठीक, तो ये हुआ 10 माइनस में 3 इक्वल कितना आया, 7 ही आया। और मैंने पहले ही कह दिया था कि इतना ज़्यादा सोल्व करने की नीड नहीं है, जो भी n के साथ लिखा हुआ हो, n की जगह x आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसके साथ वाला कोफिशिएंट ही d को लेके चलोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो सबसे पहले ना, जैसे ही आप वर्ड पढ़ते हो, वर्ड पढ़ते ही आपके माइंड में उसकी फिगर आ जानी चाहिए कि ये कैसी फिगर का, इसकी शक्ल कैसी है। और फिगर आते ही आपके माइंड में दोनों फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि इसका एरिया का होता है और जो उसका किसका होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, देखो इन्होंने एक तो बात कर दी हम हमारे पास कोन की, और एक बात कर दी स्फीयर की। क्या कह रहे हैं, दोनों की रेडियस 5 है। ठीक है, और वॉल्यूम की बात कर रही है। मैं कुछ नहीं देखूंगी, सबसे पहले मैं वॉल्यूम ही देख लूंगी। जो कोन होता है, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह रहे हैं कि दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है ना। कोन की वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों की वॉल्यूम मैंने लिख तो ली, लो भाई इसको इक्वल भी कर दिया। अब द हाइट ऑफ द कोन हमें बतानी है। देखो ये 3 से ये 3 गया, ये पाई से ये पाई गया, ये पावर 2 है, इसमें से भी 3 में से 2 पावर गई, एक रहेगी। बचा कौन हमारे पास, h इक्वल टू 4r बचा। ठीक, अब r की वैल्यू कितनी है, r तो इन्होंने 5 का है, तो कितनी हुई हाइट, 20 हुई। तो 20 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। जल्दी जल्दी सोल्व करने के है, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए और थोड़ी सी ट्रिक भी चाहिए। नेक्स्ट है टेंजेंट थीटा इक्वल टू 5/2। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में कई बच्चे क्या करेंगे, टेंजेंट से साइन निकाल लेंगे, कोस निकाल लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। अरे इन्हीं को ही आप टेंजेंट में कन्वर्ट कर दो ना। जैसे कि हमारे पास है 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, है ना, और डिवाइड में यहाँ क्या है 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। क्या करोगे, इसको टेंजेंट में कन्वर्ट। क्या करोगे, टेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दोगे कोस से हर एक नंबर को, कोस थीटा कोस थीटा कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने कर दिया डिवाइड। ये तो हुआ 1, ये भी हुआ 1, इनकी जगह 1 आ गया। क्या बन गई स्टेटमेंट, 4 टेंजेंट थीटा प्लस 1 और बाय में 4 टेंजेंट थीटा माइनस 1। ठीक हो गया, काम इजी हो गया। अब हमने करना क्या है, सिर्फ टेंजेंट की वैल्यू पुट कर दो। क्या है 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस 1 और 4 इंटू 5/2 माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ 4, है ना। 4 जो है 2 नंबर पर गया, यहाँ भी 2 पर गया, तो ऊपर क्या बच गया 10 प्लस 1 11, नीचे बन गया
5 2 10 माइनस 1 9 हो गया सेकेंड में क्वेश्चन। तो 11/9 इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये हमें एक टेंजेंट लाइन गिवन है, पी पॉइंट से ये टेंजेंट होगी, सर्कल है, सेंटर ओ है, बता दीजिए चीजें इनको बतानी थी। हम मेन फोकस करेंगे, दे क्या रखा है एंगल और पूछ क्या रखा है एंगल। तो टी पी क्यू ये पूरा एंगल हमें दे रखा है भाई, ये पूरा एंगल कितना दे दिया इन्होंने 110 दे दिया। ठीक है, और पी ओ क्यू ये पूछ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हो गया। कैसे, अब आपको यूं पता है कि ये भी क्या होती है रेडियस होती है। एक बार मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे समझने में। ये क्या होती है रेडियस, ये भी क्या होती है रेडियस, यानी कि रेडियस इक्वल होते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इस लाइन की लेंथ कितनी होगी। अगर दो साइड इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मान लो ये दोनों साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एंगल पता चलते ही हमें पता चल जाएगा ये एंगल क्या है। फिर हमें पता चल जाएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है और हम उसको इजिली निकाल देंगे। अब पूरा 110 दे रखा है, आपको ये पता है कि जो टेंजेंट सर्कल हो, सर्कल के साथ अगर टेंजेंट टच करती है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब रेडियस तो ये वाली है ना, रेडियस और टेंजेंट यानी कि इतना सा एंगल तो है 90 डिग्री का, है ना। तो बचा हुआ इतना सा एंगल, ये एंगल बच गया क्योंकि इतने ने तो जगह ले ली 90 की, और पूरा है 110। तो यानी कि 110 में से अगर हम 90 को माइनस कर दे तो बचा हुआ एंगल हमें 20 मिलेगा, है ना। हमें कौन सा एंगल बचा हुआ मिला, हमें मिला इतना सा एंगल। ये इतना सा एंगल कितना मिल गया हमें 20 मिल गया। अगर ये 20 तो ये भी 20, और पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, है ना। तो यानी कि 40 तो इन दोनों ने मिलके ले लिया, बचा हुआ कितने को होएगा 180 में से 40 को माइनस कर दो, कितना बचा 140 ज़्यादा ही कर दी। तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कलर चेंज करते हुए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, लो भाई जीरोज मिल गई। देखते हैं, बहुत ही ना ट्रिक के साथ क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको यूँ पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी। एस का मतलब सम ऑफ जीरोस, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस एस का मतलब सम ऑफ जीरोस, इनका सम कर दो, माइनस के √5/2 और प्लस में √5/2। ये दोनों जीरोस उठाई, उन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ लगा दिया एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो माइनस के √5/2 है और √5/2 है, इनका मैंने कर दिया प्रोडक्ट। ठीक, अब ये देखो ये तो हो गया कैंसिल, जीरो हो गया। इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 5/2 इक्वल टू 0। तो 2 एलसीएम लेंगे, ये बन गया 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी किससे मैच कर रहे हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता इसका। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं, ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन गया 5x² माइनस में 2। तो ये अभी इससे भी मैच नहीं किया। ये डिवाइड करके देखो 4 से हो रहा है, तो ये हो गया 4 2 = 8 4 5 = 20, यानी कि 2x² माइनस 5। ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर गया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना ये 45 है। देखो ये अगर 1 मार्क के दे रहे हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें इजी देंगे, यानी कि FI आपको कैलकुलेट ना करना पड़े, जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, आपको ये चीज़ें देंगे। ठीक है, तो आपका मेन काम अब क्या रह गया, आपका मेन काम है क्या निकालना, CF निकालना, और उससे आपको पता करना है कि अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगी, क्योंकि मीडियन में CF होता है। मैं यहीं पे कर देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो CF के लिए क्या करेंगे 5 एज इट इज, फिर 5 और 9 को प्लस करा 14, 14 और 15 को प्लस करा 24, 24 और 10 को प्लस करा, सॉरी मैं ज़्यादा बोल गई, 29, 29 और 10 को प्लस करा 39, 39 और 6 को प्लस करा 45। आपको यूँ पता होना चाहिए कि जो लास्ट टर्म है और इनका सम है वो इक्वल आता है। ठीक है, ये मीडियन की खास बात है।
अब दूसरी बात ये कि हमने 45 जो भी गिवन होता है हम उसका हाफ करते हैं, कितना आया 22.5। 22.5 आप ये चेक करोगे कि किन दो जो है वैल्यूज के बीच में लाई करता है, ये इन दो वैल्यू के बीच में लाई करता है, ठीक है। जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसका सीध वाला ले लो, बिल्कुल सीध में चले जाओ, बिल्कुल सीधे, यानी कि जिन दो वैल्यू के बीच में लाई करता है 14 और 29 के बीच में, 29 बड़ा है, 9 की सीधी सी लाइन खींच लो और जहां पर ये इंटरवल दिया होता है वहां पे जाके रुक जाओ। इन्होंने कहा है कि इसके बीच में अपर लिमिट कौन सी होगी, ये तो लोअर यानी कि छोटी, अपर मतलब बड़ी, यानी कि अपर लिमिट क्या होगी 30। तो 30 इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ O is the point of the intersection of two chord AB and CD of a circle BOC, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री एंड OA इक्वल टू OD, यानी कि ये वाला OA और OD दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और ODA OBCR ये कैसी होंगी हमें ये बताना है, ठीक है। अब यूँ देखो कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना, यानी कि दो साइड्स अगर इक्वल है तो हमें ये पता चल रहा है कि आइसोसेल्स होंगी, लाइंस अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, ये 80 डिग्री हो गया, बचे हुए ये भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलता है, आइसोसेल्स। अब आइसोसेल्स किसके अंदर आ रहा है, इक्विलेटरल तो है नहीं, क्योंकि हमें क्या पता ये साइड इक्वल है या नहीं है, होएगी नहीं इक्वल, क्योंकि एक एंगल अगर 80 डिग्री आ गया तो इक्विलेटरल का तो रोल वैसे ही खत्म हो गया है ना, क्योंकि इक्विलेटरल के अंदर कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए, तो इक्विलेटरल को लगा दिया काटा। अब रहा दो साइड इक्वल है तो आइसोसेल्स हो सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी आपस में इक्वल आते दिखेंगे, तो यानी कि क्या ये क्या बन रहा है, ये वैसे भी सेंटर से पास होती जा रही है, इक्वल होगी क्योंकि ये क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस आपस में इक्वल होंगे तो मतलब ट्रायंगल क्या होगी, पूरी सिमिलर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे। देखो रूट, ये वाली बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमें यूँ पता होता है कि रूट्स में ना बच्चे मोस्टली सिर्फ इतना पढ़ते हैं, रियल हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, है ना, या फिर पढ़ते हैं कि इक्वल हो गया, या फिर ये पढ़ते हैं कि अनरियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको क्या हो गया, अनरियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि रैशनल इरेशनल भी होते हैं, है ना। देखो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। यहाँ ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह -1, A1 B1 C -1, फिर क्या हो गया भाई, ये पढ़ाने देगा या नहीं, C -1। तो देखो हम सबसे पहले नेचर ऑफ रूट कैसे चेक करते हैं, B² - 4AC से, तो B², B की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -1। अब देखो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 प्लस में 4 बन गया, विच इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो अगर ये 5 आया है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, आपको ये पता चल गया कि रूट क्या है, रियल है, रूट रियल है, आपको ये पता चला। और रियल के साथ साथ क्या पता चला कि रूट कैसे है, डिस्टिंक्ट है, दो चीज़ें पता चली, यानी कि आपके पास इक्वल वाला केस वैसे खत्म, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, नॉट रियल वाला ऑप्शन खत्म, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बचे आपके पास रैशनल अनडिस्टिंक्ट, इरेशनल डिस्टिंक्ट। अब जो ये 5 है, अगर ये 5 परफेक्ट स्क्वायर होता, अगर ये 5 परफेक्ट स्क्वायर होता तो रूट होता रैशनल। अब ये 5 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट कैसे होंगे, इरेशनल। ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री 3 टेंजेंट थीटा क्या होगा। देखो 3 टेंजेंट थीटा पूछा है, कुछ ज़्यादा पूछा ही नहीं है ना,
तो 3 टेंजेंट थीटा की वैल्यू 30 यानी कि थीटा की वैल्यू 30 है तो टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में है 3/√3 बिल्कुल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जल्दी क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा। अब यूँ बताओ मुझे हेमिस्फीयर वर्ड याद रखना है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती क्या है, 4 तो होएगी नहीं, हाफ होएगी ना 4 की, 2/3 πr3 ये होती है वॉल्यूम, और वॉल्यूम दी कितनी है 396/7। अब देखो मैं पाई की वैल्यू सीधा पुट कर रही हूँ इसको 22/7 ये लिख दी। ठीक है, अब ये 7 से 7 होगी कैंसिल। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 6 ज़ा 66, कुछ भी बोल रही हूँ। फिर ये 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, r³ किसके इक्वल आ गया 9, ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा है ना उधर, तो ये हो गया हमारे पास 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है ना, 27 3 का क्यूब होता है या नहीं होता। r की वैल्यू कितनी आई 3। इन्होंने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर सिंपल एरिया पूछ लेते तो 2πr² होता, लेकिन इन्होंने पूछा है टोटल, तो हम किसका यूज करेंगे 3πr² का, तो 322/7 × 3 है ना, इनकी प्रोडक्ट करेंगे 66 की 9 से करेंगे, हमारे पास बनता है 594/7, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैग कंटेन 24 बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी है 24, जिसके अंदर ब्लू बॉल्स है 4, ये मैंने लिख दिया ब्लू, ये लिख दिया 4। ठीक है, और ग्रीन बॉल्स हैं 11। ठीक, रेस्ट आर वाइट बच गई 24 में से अगर हम 15 को माइनस करते हैं कितना बचा अपने पास 9। ठीक है, यानी कि क्योंकि बची हुई 9 है तो 15 को ही माइनस करेंगे ना इन दोनों का सम, तो वाइट बच गई। प्रोबेबिलिटी क्या कह रहे हैं वाइट कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 9/24, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, ऑप्शन बी क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट, किसके नियरेस्ट देखना है इसके। तो सबसे पहले हम एक बार ग्राफ ले लेते हैं, वैसे तो बहुत इजी है लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग भी दिखा देती हूँ मैं। तो हमने ले लिया ग्राफ, इसके अंदर देखो हमारे पास पॉइंट किया है -4 और -5, ये -4 रहा और ये -5 रहा, मतलब ये पॉइंट हो गया ये वाला। एक मिनट, तो ये पॉइंट हमें मिल गया है। ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है कि इसके नियरेस्ट कौन होएगा। सबसे पहले 0 0 ये हुआ। ठीक है, देखो अभी हमें नहीं पता चल रहा कौन सा ज़्यादा नियरेस्ट है। -4, 0 ये हुआ, -5, 0 वो ये हुआ, और √41, अच्छा 41 का √ किसके पास होएगा, एक हमारे पास होता है 36 का √6 होता है, और 49 का √ कितना होता है 7, यानी कि 41 बीच में आ रहा है, तो 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला छोटा रहेगा या फिर ये छोटा रहेगा, ये अपने बिल्कुल इसके सीधे में है तो छोटा ही रहेगा ना, जैसे ही टेढ़ा होता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट दूर होता जाएगा, तो सबसे नज़दीक पॉइंट कौन हुआ जो इसके साथ मैच कर रहा है, -4 है ना। यानी कि मैं इतना दिखाना चाह रही हूँ कि अगर नियरेस्ट पूछ रहे हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही पूछ रहे हैं, तो एक्स के सेम मैच वाला अगर मिल जाए तो उसी को सीधा टिक कर देना। ठीक है, ये ग्राफ से अलग से समझाना पड़ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा, मिडल के निकालने के लिए आप क्या निकालते हो मीडियन, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका रहेगा करेक्ट। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, अब ये देखते हैं क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये मैंने बना दी लाइन। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ी बन गई।